आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल CA's वर्ल्ड। अकाउंटेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि आप मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। जी आज जो है वो वीडियो नंबर 2 है जी BWCS के सिलेबस की, जिसके अंदर हम सबसे पहले इसको शॉर्टली रिवाइज करेंगे जी। चैप्टर नंबर 1 हम देख रहे थे द राइटिंग प्रोसेस। सबसे पहले था जी कि राइटिंग प्रोसेस के 3 हिस्से होते हैं, प्लानिंग, राइटिंग या ड्राफ्टिंग और रिव्यूइंग। ठीक है जी। जब आसान से मुश्किल की तरफ जाते हैं तो जाहिर सी बात है हर स्टेप का टाइम जो है वो मुख्तलिफ होता है, लेकिन जब छोटे लेवल पे काम हो रहा होता है तो सारे फेजेस एक जितना टाइम ही कवर कर रहे होते हैं। ये जो डॉट्स हैं ये टाइम यानी कि उसकी एक्टिविटी को शो कर रहा है कि हर स्टेप जो है वो एक जैसा टाइम ले रहा है या मुख्तलिफ टाइम ले रहा है। ठीक है जी। उसके बाद हमने प्लानिंग के अंदर देखा था जी कि रिटन कम्युनिकेशन का सबसे पहला स्टेप जो है वो प्लान करना होता है। फिर इसके अंदर हमने एक चीज़ देखी थी PRCM। ठीक है जी। पर्पस, रेसिपिएंट या ऑडियंस, कंटेंट और मीडियम। ठीक है जी। ये मेन चीज़ है जिसके ऊपर तमाम चीज़ें जो है ना वो मुनहसर होती हैं कि आपका मैसेज कितना दूसरे को समझ आता है और वो कितना आपकी बात से सेटिस्फाई होता है। ठीक है जी। उसके बाद पर्पस है। पर्पस के अंदर उसने मेन ये बताया था जी कि इसके अंदर एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है और एक से ज़्यादा जो है वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उसके बाद ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे कि हर पॉइंट जो है वो रेलिवेंट होना चाहिए, लॉजिकल ऑर्डर के अंदर होना चाहिए, जो चीज़ें ज़रूरी चाहिए होती हैं वो तमाम चीज़ें मौजूद हों, और उसका रिव्यू करना चाहिए ताकि हमें ये पता चल सके कि जो बात हम अगले तक डिलीवर करना चाहते हैं वो उससे पहुंच गई है कि नहीं पहुंच गई। उसके बाद ये 2 एग्जांपल्स हैं जिसमें चॉकलेट बार के मिसाल के साथ उसने बताया था कि प्राइमरी पर्पस जो है उसका वो लोगों को राग़िब करना होता है कि उनका दिल करे इस चीज़ को खाने के लिए, और उसके बाद सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये पर्पसेस वो काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके बाद ऑडियंस है, यानी कि जिससे आप मैसेज सेंड कर रहे हैं वो ऑडियंस होते हैं। ठीक है जी। रेसिपिएंट की प्रोफाइल या ऑडियंस की जो प्रोफाइल है उससे आपको अंदाज़ा होता है कि आपने मैसेज या लेटर या रिपोर्ट किस तरीके से टाइप करना है, उसका स्ट्रक्चर क्या रखना है, कौन किस तरह का लेजा इस्तेमाल करना है, कंटेंट क्या होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद आपने ये मेन पॉइंट्स देखे थे, ये इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि रेसिपिएंट प्रोफाइल के ये पॉइंट्स हैं, साइज़ एंड कंपोजिशन, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मुख्तलिफ चीज़ें। ठीक है। इसके बाद आपने ये एग्जांपल देखी थी कि अगर आप न्यू क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो किस तरीके से आप डील करते हैं, ओल्ड क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो किस तरीके से डीलिंग करते हैं। ठीक है। इसमें मैंने एक पॉइंट जो है वो कल स्किप करवाया था, टेक्निकल जार्गन के नाम से। ठीक है जी। टेक्निकल जार्गन होता है जी तकनीकी इस्तलाह को कहते हैं। मिसाल के तौर पे नॉर्मल में बिजनेस लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं जी, ड्रिल डाउन। ठीक है जी। फॉर्मली तो ड्रिल डाउन का मतलब होता है कि एक मसला जो है उसको गहराई में जाके देखना। ठीक है जी। यानी कि मसले को पूरी उसकी जांच पड़ताल करना, ये भी एक इस्तेमाल किया जाता है। आपने एक और बेसिक चीज़ देखी होगी, 24/7/365। ठीक है जी। इसका मतलब है जी कि 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन, ये भी एक टेक्निकल जार्गन के तौर पे यूज़ होता है। उसके बाद एक लफ्ज़ यूज़ होता है ड्यू डिलीजेंस। ठीक है जी। जिसका मतलब होता है कि मेहनत से एक काम को करना। तो ये कुछ अल्फाज होते हैं इस्तलाह के तौर पे यूज़ होते हैं। ठीक है जी। टर्मिनोलॉजी के अंदर मिसाल की जैसे लॉ की अपनी टर्मिनोलॉजी है, टैक्सेशन की अपनी टर्मिनोलॉजी है, तो इसी तरीके से ये कुछ ख़ास अल्फाज होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं। वो वर्क एनवायरनमेंट के अंदर इसी वजह से बता रहा था कि आया अगर एक बंदा इस हद तक कॉम्पिटेंट है तो आपने ये यूज़ कर सकते हैं, और आपको देखना पड़ेगा कि उस बंदे का लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या है। ये ना हो कि आप टेक्निकल जार्गन यूज़ करते रहें और अगले बंदे की ये चीज़ें ऊपर से गुजर रही हों। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, रिवीजन भी हो गई। तो इंशाल्लाह आज के जो है वो जो हमने हिस्सा पढ़ना है इस चैप्टर का उसकी तरफ चलते हैं। तो देखें जी, कल हमने जो है वो अ, 4 चीज़ें देखी थी, PRCM। ठीक है। आर या ए रेसिपिएंट या ऑडियंस, बात एक ही है। तो ये 2 चीज़ें हमने देख ली थी। आज हम इसमें से कंटेंट को रीड करते हैं और समझते हैं।
कंटेंट क्या होता है जी? देखें, सबसे पहले तो आप किसी भी चीज़ के लिखने का एक मकसद होता है। जब आपने उसका पर्पस देख लिया, फिर आपने ये भी देख लिया कि आप जिस बंदे को लिख रहे हैं किस तरीके से लिखना चाहिए। जब आप उस बंदे की प्रोफाइल को पढ़ते हैं, यानी कि उस बंदे का लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसकी एज क्या है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, तो उसके बाद फिर आप डिसाइड करते हैं कि भाई कंटेंट, यानी कि मैंने जो लेटर, ठीक है जी, जो लिखना है उसके लिए आपने किस तरह के वर्ड्स का जो है ना वो चुनाव करना है, किस तरह के अल्फाज आपने चूज़ करने हैं। इससे कहते हैं कंटेंट। कंटेंट होता है यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आप उस लेटर के अंदर लिखेंगे दूसरे को भेजने के लिए, उसे कहते हैं जी कंटेंट। कंटेंट रेफर्स टू इंफॉर्मेशन दैट इज एडिड इन द कम्युनिकेशन। ठीक है जी, यानी कि वो इंफॉर्मेशन, वो अल्फाज जो आप दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कंटेंट कहते हैं। इट मे बी अ परसुएसिव मैसेज, रेस्पॉन्स टू एन इंक्वायरी। परसुएसिव मैसेज ये होता है, आपने एक नया कारोबार ओपन किया है तो आप मुख्तलिफ लोगों को या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को लेटर लिखते हैं कि भाई आप हमसे आके जो है ना ये सर्विस लें, तो ये परसुएसिव मैसेज होगा, या आप हमारा ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं कि मेडिसिन कंपनीज़ हैं, वैसे तो वो फिजिकल अपीयरेंस में जाके डॉक्टर्स के पास उनके मेडिकल रैप जो होते हैं वो अपनी वो मेडिसिन पेश कर रहे होते हैं कि ये आप जो है ना हमारी कंपनी की प्रोडक्ट है, आप इसको इस्तेमाल करें। लेकिन एक ये भी तरीकाकार हो सकता है कि जो चंद एक बड़े सर्जन्स हैं, एक मेडिकल कंपनी जो है, मेडिसिन कंपनी है, वो अपने जो है लेटर की सूरत में उनको एक मुकम्मल प्रोफाइल बना के भेजती है, तो ये क्या होगा अपने प्रोडक्ट की, तो वो परसुएसिव मैसेज होगा कि आप हमारी दवाई जो है ना वो इस्तेमाल करवाएं। रेस्पॉन्स टू एन इंक्वायरी, ठीक है जी। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है जी, ठीक है, उसी के अंदर डायरेक्टर ने सुपरवाइज़र को कहा भाई इसके ऊपर ये मसला क्यों आ रहा है, इसके ऊपर मुझे जवाब दें। ठीक है, वो एक इंक्वायरी यानी कि एक इशू का आप जवाब दे रहे हैं। डिटेल्स आर फैक्ट्स फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, आप एक कंसल्टेंसी काम करते हैं, ठीक है जी, बिजनेस कंसल्टेंट हैं, तो किसी ने आपसे मशवरा लिया है, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, आप उसको मिसाल के तौर पे मशवरा दे रहे हैं डिसीजन मेकिंग के हवाले से कि आपको ये काम करना चाहिए। दैट अ सेंडर वांट्स टू शेयर विद द रिसीवर। मिसाल के कोई भी काम है, चाहे वो परसुएसिव मैसेज हो, चाहे वो किसी क्वेश्चन का जवाब हो, चाहे वो डिसीजन मेकिंग के लिए आप किसी को कोई राय दे रहे हो, जो कुछ भी होगा वो कोई ना कोई अल्फाज ही होंगे जो कि एक शख्स जो है ना वो दूसरे को भेजना चाहता होगा। और जो शख्स दूसरे को जो कुछ भेजना चाहता है, यानी कि ए ने बी को जो कुछ भी भेजना है, अलगर्ज 1 2 3 4, तो ये क्या है 1 2 3 4, ये है जनाब कंटेंट। ठीक है जी। अब वो क्या कर सकता है, इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ, ठीक है। उसके अंदर वो क्या कह सकता है, इसकी मिसालें, इनमें से कौन कौन सी चीज़ कंटेंट हो सकती है जी? परसुएसिव मैसेज, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन रेस्पॉन्स टू एन इंक्वायरी, सी ऑप्शन डिटेल्स और फैक्ट्स फॉर डिसीजन मेकिंग, चौथा वो दे सकता है जी या तो अदर इंफॉर्मेशन, एंड पे पांचवा ऑप्शन भी बाज़ात वो बना लेता है, ऑल कर देगा, या इनमें से कोई मिस कर देगा, या कोई गलत ऑप्शन ऐड करके फिर ऑल करके आपसे गलती करा सकता है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान से इनको नोट करना है। ठीक है जी। नंबर द कंटेंट देयर फोर वुड बी शेप्ड बाई, वो कंटेंट जो होता है ना, अब उसके लिए दो चीज़ें हैं। आपने, ठीक है, लिखना तो कुछ ना कुछ है, लेकिन दो चीज़ें अहम हैं। वो कहता है जी इसके अंदर व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ मैसेज, ठीक है जी, आप यानी कि क्या इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो, और उसको आपने ऑर्गेनाइज किस तरीके से करना है। या आपने ये थोड़ी करना है ना कि अगर आपने A to Z लिखना है मैसेज मिसाल के तौर पे, तो आप ये तो नहीं करेंगे ना, यानी कि पहले W लिख दें, फिर उसके बाद आप उसको Y लिखेंगे, फिर A लिखेंगे, तो ये नहीं। आपने यानी कि एक स्ट्रक्चर जिस तरीके से कल शेयर किया था वो भी आपने उसका फॉर्मेट जो है वो कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करते हुए आपने जो है ना एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से उसको लेटर लिखना है। तो कंटेंट लिखते हुए सबसे पहले तो आप लिखना क्या चाहते हैं और किस तरीके से लिखना है। ठीक है जी। कंटेंट है क्या, जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं। परसुएसिव मैसेज, रेस्पॉन्स टू इंक्वायरी हो सकती है, डिटेल्स और फैक्ट्स फॉर डिसीजन मेकिंग, या कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आप शेयर करना चाहते हैं। फिर कंटेंट के को जो है ना वो आपने शेप किस तरह देना है, लिखना किस तरीके से, उसके लिए दो चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लिखना चाहते हैं और किस तरीके से लिखना है। ठीक है जी, ये इस पैराग्राफ में ये चीज़ थी। इसके बाद देखते हैं जी। अच्छा, अब ये कंटेंट के ही पार्ट्स हैं। ठीक है जी, ये कंटेंट के ही पार्ट्स हैं। मैसेज, स्ट्रक्चर,
ठीक है जी, और मैसेज स्ट्रक्चर और स्टाइल। अब इसको ये भी वो हो सकता है वो पूछ ले एमसीक्यूज की सूरत में कि भाई कंटेंट जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो एम एस एस या इस तरीके से कर लें, या एम एस केयर। ठीक है जी, मैसेज स्ट्रक्चर स्टाइल। ठीक है जी। तो मैसेज क्या चीज़ है जी? मैसेज इज द एक्चुअल ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन, एडवाइस, न्यूज़ और अ रिक्वेस्ट। मैसेज जो है यानी कि जो भी एक पैगाम है, क्योंकि असल चीज़ तो वही होती है, लेटर के अंदर जो चीज़ आप लिख के बताना चाहते हो, असल चीज़ वो क्या है, वो मैसेज है। वो कहता है कि ये मैसेज जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन भी आप भेज रहे हो सकते हैं, किसी को कोई नसीहत लिख रहे हो। वो हमने एफएससी में या मैट्रिक में एक लेटर पढ़ा करते थे कि वो बेटा हॉस्टल में जाके थोड़ा सा पढ़ाई से उसकी तवज्जो हट गई है, तो वालिद साहब उसको लेटर लिखते हैं, कोई ख़बर आप भेजना चाहते हैं, पुराने वक्तों में लेटर लिखा जाता था, या किसी से कोई इल्तजा कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि मैसेज के अंदर आपने जो भी लिखा है वो कोई ना कोई मकसद के तहत आप उसको भेज रहे हैं, और जो वो मकसद आप उसके अंदर लिख के दे रहे हैं वो असल उसमें मैसेज है, एक पैगाम आप उसको दे रहे हैं। इट कुड बी एन अंडरलाइंग आइडिया और अ थीम इन एन एडवर्ट। एडवर्ट का मतलब है एडवर्टाइजमेंट, से ये उसने शॉर्ट कर दिया है उसको। फॉर एग्जाम्पल अ नोटिस और अनाउंसमेंट प्रोमोटिंग अ प्रोडक्ट सर्विस और इवेंट और पब्लिसाइजिंग अ जॉब वैकेंसी। ठीक है जी, वो कहता है कि जो मैसेज आप दे रहे हैं वो हो सकता है कोई उसको आइडिया दे रहे हो, ठीक है जी, या कोई उसको थीम होता है, ख्याल, वो भी आइडिया और थीम है, मतलब सिमिलर वर्ड्स ही हैं। ठीक है जी, आप लेटर लिख रहे हैं दूसरे को, वो कोई ना कोई उसको, आपने देखा होगा कि अगर आप कभी कोई आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हो, तो या आईएसएसबी में भी कुछ बॉयज़ ने दिया हो, तो आपको आर्मी की तरफ से लेटर वगैरह आता है, तो कोई नोटिस आपको आ रहा है, कोई अनाउंसमेंट है, ठीक है जी, किसी प्रोडक्ट की, जैसे वो मैंने अभी मेडिकल रैप की यानी कि मेडिसिन कंपनी की एग्जांपल दी आपको, किसी सर्विस के हवाले से है, ठीक है जी, या कोई भी जॉब वैकेंसी है उसके लिए आपको यानी कि आपको ऑफर लेटर आता है। ठीक है जी, जॉब वैकेंसी, पब्लिसाइजिंग अ जॉब वैकेंसी, कोई एडवर्टाइजमेंट के हवाले से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। आर द सेंट्रल और प्राइमरी कंटेंट और इंफॉर्मेशन दैट पासिस फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ठीक है जी, वो कहता है जी कि ये एडवर्टाइजमेंट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, किसी जॉब की पब्लिसिटी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, या कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कि शेयर होती है। मैसेज अलगर्ज है क्या, जो आप इन्फो शेयर कर रहे हैं। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। In business terms, the message might be an answer to a question, information that the recipient should remember for future reference. ठीक है जी, for your information in a feedback, किसी क्वेश्चन का जवाब हो सकता है। ठीक है जी, किसी जो है वो इंफॉर्मेशन आप किसी को मुहैया कर रहे हो। अ फीडबैक टू अ मैसेज और एन एक्नॉलेजमेंट टू अ क्यूरी रिसीव्ड। ठीक है जी, किसी होता है ना अक्सर औकात जो सर्विस देती हैं कंपनीज, ठीक है, तो आप उनको अक्सर कोई ना कोई मैसेज करते हैं अपने प्रॉब्लम के हवाले से, प्रोडक्ट में जो इशू आ रहा होता है उसके हवाले से आपको जो फीडबैक देते हैं कि ठीक है हम इसको जल्द अज जल्द इसको डील करते हैं, या आपको इसमें कोई ना कोई अल्टरनेटिव इसका देंगे। ठीक है जी, जो आपको ख़राब प्रोडक्ट मिला है। ठीक है जी, या कोई ना कोई क्यूरी होती है, अक्सर ये होता है कि वो ये कहते हैं ठीक है जी आपका ये जो इशू था वो हम तक डिलीवर हो गया है, तो वो इंशाल्लाह हम जल्द अज जल्द जो है ना आपको इसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव देंगे। ठीक है, अ कॉल टू एक्शन आस्किंग द रेसिपिएंट टू डू समथिंग। ठीक है जी, या कॉल टू एक्शन का मतलब है कि मिसाल के तौर पे एक डायरेक्टर हैं, वो अपने किसी जूनियर को जो है ना वो कह रहे हैं कि भाई आपने ये काम करना है, वो लेटर की सूरत में लिख के बता रहे हों, हो सकता है। ठीक है जी, उसके बाद ये तो था मैसेज, यानी कि जो आप दूसरे को इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं वो क्या होता है जी, वो मैसेज होता है। वो कोई एडवर्टाइजमेंट का मकसद भी हो सकता है, किसी क्वेश्चन का जवाब भी हो सकता है, कोई फीडबैक भी हो सकता है, किसी चीज़ की जॉब वैकेंसी की एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है। ठीक है जी, उसके बाद मेरे भाई आ जाता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो आप चीज़ लिख रहे हैं उसका साइज़ क्या है। ये तो नहीं है कि आप उसको बेतुका ही लिखे जा रहे हैं, 5-7 पेज आपने भर दिए हैं। एक तो मकसद ये है कि आपने टू दी पॉइंट चीज़ें लिखनी होती हैं, रेलिवेंट चीज़ें लिखनी होती हैं। ठीक है जी, फिर एक तरतीब होती है, हर काम को करने का एक तरीक़ाकार होता है। ये नहीं है कि जो दरमियान में लिखने की चीज़ है वो आप आखिर में लिखें या स्टार्ट में लिखें, और स्टार्ट में लिखी जाने वाली चीज़ जो है वो आखिर में लिखें। मिसाल के तौर पे आपने
एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने लेटर के स्टार्ट में मेरे भाई लिखना था मिसाल के तौर पे अस्सलाम वालेकुम, ठीक है जी, और एंड पे लिखना था योर सिंसेयरली, ठीक है। तो ये तो नहीं हो रहा क्या कि आप सिंसेयरली स्टार्ट में और अस्सलाम वालेकुम एंड में लिख रहे हैं, तो ये भी एक बैड इम्पैक्ट होता है। तो जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरिंग अ मैसेज इन्वॉल्व, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हाईलाइट कर लें जी। डिसाइडिंग हाउ यू से व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू बी सेड, डिसाइडिंग फैसला करना, हाउ यू से आप कैसे कहते हैं, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू बी सेड, ठीक है, जो आप कहना चाहते हैं, जो आप दूसरे को पैगाम देना चाहते हैं, वो आप किस तरीके से उसे जो है ना वो लिखते हैं, यानी कि उसको किस तरीके से आप अपनी कॉपी पे उतारते हैं, ठीक है जी। की कंसीडरेशन इंक्लूड, की कंसीडरेशंस यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ें वॉल्यूम, रेलिवेंस, ऑर्डर, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं, इनको आप नोट कर लेंगे VRO के नाम से, VRO। ये शॉर्ट फॉर्म बनाने का मकसद ये होता है कि आपको थोड़ा सा जिस चीज़ में आपने रट्टा भी लगाना हो तो वो इजीली आपको जहन में चीज़ बैठ जाती है। वॉल्यूम इसके अंदर देख लेते हैं जी। पहले वॉल्यूम है जी रेफर्स टू द लेंथ ऑफ कंटेंट, ठीक है जी, यानी कि आपने कितने पेजेस का उसे लिखना है, एक पेज का, 1.5 पेज पे, ये नहीं है कि आपने बेतुका लिखते जाएं, 5-7 पेज इसके भर दें। Although there is no particular limit to the number of words in a sentence or a paragraph, but sometimes word length or volume of content is specified in organizational communication। क्योंकि भाई साहब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि जो ऑफिशियल चीज़ें चलती हैं उसके अंदर ये नहीं होता कि आप 36 पेज लिख के भेज देंगे और अगला आपके एक एक लफ्ज़ को पढ़ेगा। बेशक वो कहता है पाबंदी कोई नहीं होती, ठीक है, लफ्ज़ों की, लेकिन ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है उसमें टू दी पॉइंट चीज़ें लिखी जाती हैं। 1-1.5 पेज के अंदर अपनी बात को जो है वो हद या हद 2 पेजेस के अंदर अपनी बात को समेटा जाता है, ताकि अगला भी टू दी पॉइंट चीज़ों को देखे, आपकी बात से इम्प्रेस हो, सेटिस्फाइड हो और आपको उसका जवाब दे, ठीक है जी। वो कहता है लफ्ज़ों की कोई बंदिश नहीं होती या पैराग्राफ की, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में जो है ना वो वर्ड लेंथ यानी कि आपने कितने लफ्ज़ लिखने हैं, या वॉल्यूम जो है यानी कितने पेजेस तक आप मैक्सिमम लिख सकते हैं, ये एक स्पेसिफिकेशन होती है, यानी कि एक फॉर्मेट होता है, एक तरीकाकार होता है। और बेहतर भी यही होता है कि आप फजूल लिखते जाएँ, 8-10 पेजेस भर दें, आप टू दी पॉइंट चीज़ें लिखें, 1-1.5 पेज के अंदर आप अपनी बात को समेटें। For example, a report would include frequent headings and summaries compared to a resume which would be headings with rather shorter information points, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे आप एक रिज्यूम होता है जनाब आपकी सीवी, ठीक है, सीवी के अंदर जाहिर सी बात है आप टू दी पॉइंट चीज़ें लिख रहे होते हैं, मुझे फ़लाँ, मेरे पास फ़लाँ स्किल है, ये डिग्री है, जो कुछ भी आप एक मुख्तसर अंदाज में अपना इंट्रो देते हैं। लेकिन वो कहता है कि जो रिपोर्ट होती है, जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिपोर्ट जा रही होती है जूनियर टू सीनियर, तो उसने तो उसे जो है वो जूनियर जो है वो अपने सीनियर को एक एक डिपार्टमेंट के हवाले से, ठीक है जी, एक एक इंक्वायरी के हवाले से वो पूरी पूरी रिपोर्ट दे रहे होंगे, फ्रीक्वेंट हेडिंग्स, बहुत सारी हेडिंग्स के साथ और समरी के साथ, यानी कि पूरी इन डिटेल चीज़ें बतानी होती हैं। लेकिन सीवी के अंदर वो कहता है कि आप टू दी पॉइंट चीज़ लिख रहे होते हैं। उसके बाद है रेलिवेंस, यानी कि टू दी पॉइंट चीज़ लिखनी है जो उसे रिलेट भी करती है, आउल फाउल इधर उधर की चीज़ें नहीं लिखनी। द प्राइमरी मैसेज फॉर कम्युनिकेशन शुड डायरेक्टली फर्दर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो काम की बात है, वो कहता है जी आपने पहला फोकस तो आपका ये होना चाहिए कि जो काम की बात है ना आप वो लिखें, एंड मस्ट फुलफिल द पर्पज़ इंटेंडेड, ये सेम ही बात है जी, ऑब्जेक्टिव एंड पर्पज़, ठीक है जी। इन दोनों को हाईलाइट कर लें। सबसे पहले वो कहता है प्राइमरी मैसेज जो होना चाहिए कम्युनिकेशन के अंदर, पहला मकसद जो है वो टू दी पॉइंट और काम की बात लिखें। देयरफॉर अ पैराग्राफ्स मस्ट बी टू दी पॉइंट, टू दी पॉइंट होनी चाहिए, अवॉइड इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड लिंक्ड विद सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स, ठीक है जी। वो कहता है जी कि एक तो जो है वो पैराग्राफ टू दी पॉइंट होना चाहिए, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, और दूसरे पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ जब ख़त्म हो तो दूसरे का लिंक भी उससे बन रहा हो। ये नहीं है कि आपने पहला पैराग्राफ तो काम की चीज़ लिखी, उसके बाद दूसरे में बोंगी मारी, तीसरे में फिर काम की बात लिखी, तो वो कहता है ये नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप यहाँ तक एक मकसद की बात कर रहे हैं तो भाई यहाँ भी उससे ही रिलेटेड, यानी कि यहाँ तक आपने बताया कि आपका मेडिसन का प्रोडक्ट है इस तरह, तो यहाँ पे उससे ही रिलेटेड कोई ना कोई आपने बात करनी है। ये नहीं है कि यहाँ पे आप उससे इधर उधर की कोई बात स्टार्ट कर दें, यानी कि हाल अवाल या कुछ भी और,
ठीक है, या कोई इश्यूज़ और बयान करना स्टार्ट कर दें। जब यहाँ एक प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ उसकी कीमत के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में कुछ ना कुछ आपने इस तरह से बयान करना है। ठीक है जी। पैराग्राफ्स विद इन अ हेडिंग मस्ट रिमेन रेस्ट्रिक्टेड टू द टॉपिक, यानी कि टॉपिक के मुतल्लिक ही आपने बात करनी है जो आपका मौजू है। विद इन द सेम हेडिंग आइडियाज़ मस्ट बी क्लासीफाइड एंड ग्रुप्ड इनटू लॉजिकल सब कैटेगराइज्ड इफ रिक्वायर्ड। ठीक है जी। वो कहता है जी कि मिसाल के तौर पे आप इसको मिसाल ले लेते हैं कि आप जो है ना यही एक काम कर रहे हैं, जिस तरीके से ये एक लेटर, इसको वक्ती तौर पे अज्यूम करें कि ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लेटर ही लिखा गया है। तो वो कहता है कि जब आप बात लिख रहे हैं मिसाल के तौर पे स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो ये यहाँ तक इसने लिख लिया। अब इसकी बात नहीं मुकम्मल हुई थी तो ये इसने सब कैटेगरीज बना ली, वॉल्यूम, रेलिवेंस, ऑर्डर। तो ये बात ये इस लाइन में करना चाहता है। ठीक है जी। अ रिपोर्ट डिटेलिंग रीजंस फॉर डिक्लाइन इन सेल्स मस्ट ग्रुप टुगेदर एविडेंसेस। ठीक है जी। उसके अंदर आपने कोई ना कोई और सबूत भी साथ अटैच करने होते हैं, यानी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि सेल्स क्यों कम हो रही हैं, एंड डाटा फॉर ईच रीजन इन अ सेपरेट हेड और पैराग्राफ। ठीक है जी। अब वही बात है कि मेन बात के अलावा जो आपने छोटी छोटी चीज़ें और साथ अटैच करनी है, बताना चाहते हैं, तो उनकी आप सब हेडिंग्स वगैरह बना लें और हर एक को उसकी हेडिंग के अंदर आप एक्सप्लेन कर दें। ठीक है जी। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं जी ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है जी तरतीब, यानी कि सीक्वेंस वाइज। आइडियाज़ प्रेजेंटेड इन द मैसेज मस्ट बी अरेंज्ड इन अ लॉजिकल ऑर्डर। एक तरतीब में बताया जाना चाहिए, यानी कि जिस तरीके से मैंने अभी ये एक्सप्लेन किया था कि अस्सलामु अलैकुम स्टार्ट में और एक्स वाई जी या सिंसियरली जो है वो एंड पे। तो ये ना हो कि जो चीज़ आखिर में आनी है वो पहले लिखी हो और पहले लिखी जाने वाली चीज़ एंड में लिखी हो आपने। लॉजिकल प्रोग्रेशन ऑफ आइडियाज़ प्रोवाइड्स बैलेंस फॉर द रीडर्स एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड द मेन पॉइंट्स। जाहिर सी बात है, जिस तरह टीचर आपको चैप्टर नंबर 1 जो है ना जिसमें आपकी बेसिक्स हों वो पढ़ाने की बजाय आपको डायरेक्ट एक मुश्किल तरीन चैप्टर पे ले जाए, ठीक है, जो आपके ऊपर से चीज़ें गुजर रही हों, तो जाहिर सी बात है आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर टीचर आपको बेसिक लेवल से जो है ना वो पढ़ाना स्टार्ट करे और फिर मुश्किल चैप्टर की तरफ लेके जाएगा तो आपको चीज़ें समझ भी आ रही होंगी और आप परेशान भी नहीं हो रहे होंगे। ये पहला चैप्टर है मिसाल के तौर पे द राइटिंग प्रोसेस। हो सकता है इसमें से जो है ना वो कोई 2-4 MCQs ही टेस्ट हों, ज़्यादा कुछ ना टेस्ट हो, लेकिन इसमें ना आपको लिखने का तरीका बताया गया है सारा कुछ, ताकि आपका एक जहन बन जाए। ये भी तो पॉसिबिलिटी थी ना कि मैं डायरेक्ट लेटर या रिपोर्ट वाले चैप्टर पे ले जाता, चौथे पांचवें चैप्टर पे, तो आप वहाँ थोड़े से परेशान हो जाते कि ये चीज़ें हैं क्या, ठीक है जी, ये लॉजिकल ऑर्डर क्या है, ये टेक्निकल जार्गन क्या है, ये रेलिवेंस क्या है। तो ये पहले चीज़ें आपको क्लियर होंगी तो तब आपको वहाँ लिखते हुए खुद ब खुद आपका जहन चलेगा। तो इसमें भी वही बताना चाह रहा है कि भाई तरतीब जो है ना उससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी बात दूसरे के पल्ले पड़ती है और वो मेन पॉइंट जो है ना वो आसानी से समझ लेता है। मैसेजेस में भी ऑर्डर्ड बाय वे ऑफ इम्पोर्टेंस के लिहाज से मैसेजेस को रखा जाता है। ठीक है जी। यानी कि जो सबसे अहम मैसेज है वो उस तरतीब ऐसी रखी जाती है कि अगला बंदा जो है ना वो बेजार होने से पहले आपका मेन पॉइंट समझ ले। और आजकल तो ये होता है कि टू दी पॉइंट चीज़ लिखी जाती है ताकि अगला एक नज़र में आपकी बात को समझ ले। इंपॉर्टेंस को पढ़ते हैं जी। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू इंपॉर्टेंस सजेस्ट वेयर अ राइटर वांट्स टू पुट द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन द वेरी फर्स्ट टू द वेरी फर्स्ट और द वेरी लास्ट। ठीक है जी। इंपॉर्टेंस का मतलब है वो भाई साहब वो कहता है जी कि वो इसमें ये कहना चाहता है कि आया कि इसमें सब जो अहम बात है वो सबसे स्टार्ट में रखनी है या सबसे आखिर में रखनी है। तो इसमें वो कहता है तरतीब वाइज दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर जो है भाई साहब इसमें ये होता है कि जो प्राइमरी मकसद है ना, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप दूसरे को स्टार्ट में बता रहे होते हैं। ठीक है जी। ताकि वो पहली नज़र में ही उसको कैच करे। ठीक है। और बाकी बात जो छोटी मोटी चीज़ें वो आप बाद में लिखते हैं। ठीक है। दिस हैज़ द बेनिफिट ऑफ गेटिंग द प्राइमरी मैसेज आउट, ताकि वो आपके जो असल बात है उस तक टाइमली पहुँचे, एंड ग्रैबिंग द रेसिपिएंट्स अटेंशन। और आप जब लेटर लिखते हैं तो आपका मकसद होता है कि दूसरे तक आपकी बात कन्वे हो जाए, वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है। तो भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सबसे काम की बात सबसे पहले लिखते हैं ताकि पढ़ने वाला भी थोड़ा सा एक ना महजूज हो जाए और वो पूरा लेटर एक
असरअंदाज तरीके से पढ़े, यानी कि उसे पता चले कि भाई ठीक है काम की बात ये है, वो आगे भी पढ़ता है। जब उसे पहले स्टार्ट में वो बेजार हो जाएगा तो हो सकता है काम की बात भी इग्नोर कर जाए। असेंडिंग ऑर्डर ये होता है कि पहले छोटी मोटी चीज़ें लिखी जाती हैं और काम की बात जो है ना वो आखिर में लिखी जाती है। दिस अप्रोच हैज़ द बेनिफिट ऑफ बिल्डिंग सस्पेंस एंड कंस्ट्रक्टिंग अ परसुएसिव आर्गूमेंट थ्रू इट्स कंक्लूजन। ठीक है जी। यानी कि पहले आप जो है ना वो, अगर मिसाल के तौर पे आपने जो है ना ये एक फिगर कर लेते हैं, नंबर 8, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो 1 से 7 तक आपने इधर उधर की बातें लिखी ताकि एक सस्पेंस क्रिएट हो जाए और फिर नंबर 8 पे जाके उसे पता चले कि काम की बात ये थी। तो इसमें क्या होता है, इसका क्या फ़ायदा है भाई, डिसेंडिंग ऑर्डर का ये एमसीक्यूज बन सकता है कि ग्रैबिंग अटेंशन के लिए और प्राइमरी मैसेज टाइमली उसको मिल जाए। असेंडिंग ऑर्डर में ये इसके बेनिफिट हैं, ये एमसीक्यूज बना सकता है वो कि सस्पेंस क्रिएट हो, कंस्ट्रक्टिंग अ परसुएसिव आर्गूमेंट। ठीक है जी। थ्रू इट्स कंक्लूजन विल्स्ट मेकिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट द लास्ट। यानी कि इसमें आप होता है कि सबसे पहले उसमें एक सस्पेंस कायम होता है। ठीक है जी। और परसुएसिव आर्गूमेंट जो होता है वो ये होता है कि उसके जहन में एक, जब सस्पेंस क्रिएट होता है आप खुद देखते हैं तो आपके जहन में ख्यालात आते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ तरह के कि यार ये इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। जैसे एक ड्रामा हम देखते हैं आजकल, परिजात भी चल रहा है, तो उसमें ये होता है जी कि एक किस्त के आखिर में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट छोड़ दिया जाता है कि अगली किस्त के बारे में हर बंदा एक तजस्सुस रखता है और सोचता है, और सबसे एंड में फिर उसका मेन जो है ना वो पॉइंट बताया जाता है असेंडिंग ऑर्डर में इंपॉर्टेंस के हिसाब से रखा जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। उसके बेनिफिट्स क्या हैं। क्रोनोलॉजी जो होती है जी, क्रोनोलॉजी होती है जी, जैसे आप मिसाल के तौर पे फेसबुक पे अपनी वीडियोस शेयर कर रहे होते हैं, तो जो वीडियो आज आप 17 दिसंबर को शेयर कर रहे होंगे वो सबसे पहले आपके पास आ रही होगी, फिर 16 दिसंबर को जो शेयर की होंगी वो आ रही होंगी, फिर 15 दिसंबर को। तो ये है जी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आइडियाज़ अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड ऑफ देयर अकरेंस और सीक्वेंस ऑफ इट्स अकरेंस। ठीक है जी। या तो आप, बात दोनों का मकसद एक ही है, या तो आप टाइम पीरियड के हिसाब से जो है ना उन्हें अरेंज कर रहे होंगे, या फिर उनके अक्रेंस के हवाले से। बात दोनों ही है कि जो भी काम जिस तरतीब से हो रहा होगा, जो आज काम हुआ है, जो कल हुआ था वो दूसरे नंबर पे आएगा, यानी कि जो चीज़ जितनी पुरानी होती जाती है वो उतनी बाद में शो होगी। द राइटर में चूज टू प्रेजेंट आइडियाज़ फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट अकर्ड और फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट अर्लियर ओकेजन्स आर टाइम। ठीक है जी। वो अब वो कहता है जी कि राइटर की मर्जी है कि वो Z से A की तरफ चले या A से Z की तरफ चले। ठीक है जी। उसके बाद कम्प्लेक्सिटी है कि आप पहले सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करते हैं और मुश्किल की तरफ जाते हैं, या आप कहते हैं कि जो फेमिलियर चीज़ें हैं, यानी कि जिस जो अगले बंदे को पहले भी इल्म है, ठीक है, आप वहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं ताकि दूसरे को नई बात बताने से पहले उसके अंदर एक ट्रस्ट कायम हो जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं जस्ट समझाने के लिए। होता यह है कि जब किसी का कोई अल्लाह को प्यारा होता है तो वो डायरेक्ट उसे बात बताने से पहले क्या करते हैं, एक हौसला देते हैं कि भाई साहब हर एक इंसान ने चले जाना है, और जब जो कोई चला जाए तो उसके लिए दुआ की जाती है। उसके अंदर थोड़ा सा उसका जहन पहले बन जाता है, उसके बाद फिर उसे बताया जाता है, क्योंकि अगर अचानक बताएंगे तो उससे हो सकता है उस पर कोई हार्ट अटैक या कोई बेहोश वगैरह या कुछ भी ऐसा आपको आइडिया है इन चीज़ों का। ठीक है जी। कैजुअलिटी जो है, कैजुअलिटी ये होता है कि भाईजान एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, एक सीक्वेंस वाइज जो है ना वो चीज़ को लिखा जाता है, बयान किया जाता है। डिस्क्राइब अ चेन ऑफ इवेंट्स और काजेज लीडिंग टू अदर। ठीक है जी। इसमें भाईजान चीज़ों को इस तरीके से बयान किया जाता है, वो कहता है मैसेज को इस तरीके से बयान किया जाता है कि वो दूसरे का पता दे रहा होता है। इसमें आप एग्जांपल वही परिजात ड्रामे वाली एपिसोड नंबर मिसाल के तौर पे 1 है, तो उसके एंड में जो है ना वो कोई हिंट छोड़ दिया जाता है जहाँ से फिर एपिसोड नंबर 2 स्टार्ट हो रही होती है। ठीक है जी। तो ये उसके अंदर वही कह रहा है कि जी चेन ऑफ इवेंट्स और काजेज लीडिंग टू अदर, यानी कि यहाँ ये एपिसोड ख़त्म होती है तो यहीं से फिर दूसरी एपिसोड जो है वो स्टार्ट हो रही होती है। तो आज का लेक्चर यहीं तक इंशाल्लाह, इसके बाद कल नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो इसको एक नज़र दोबारा देख लेते हैं। कंटेंट क्या होता है जो आप इन्फॉर्मेशन दूसरे को पहुंचाना चाहते हो, कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। परसुएसिव मैसेज, इंक्वायरी का जवाब, उसके अंदर और भी 2 चीज़ें आप देख लेंगे। मैसेज क्या होना चाहिए, किस तरीके से उसको अरेंज करना चाहिए, मैसेज है क्या चीज़ जो आप असल इन्फॉर्मेशन उसको देना चाहते हो।
ठीक है जी। लफ्ज़ों की जो सूरत है उसे मैसेज कहते हैं। इसके अंदर मैसेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इंफॉर्मेशन हो सकती है, एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, फिर एग्जांपल है, स्ट्रक्चर क्या है, वो तरतीब है, फिर उसके अंदर एक वॉल्यूम है यानी कि उसकी लेंथ कितनी रखनी है, फिर रेलिवेंट होना चाहिए, तरतीब उसकी क्या होनी चाहिए, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर होनी चाहिए। उसके बाद है जी ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर फिर वो बताता है जी इम्पोर्टेंस है, क्रोनोलॉजी है, कम्प्लेक्सिटी है, कैजुअलिटी है। तो इसका आप जो है वो ये भी एक बना लेंगे IC3। ठीक है जी। तो इसका मतलब आपको याद करने में आसानी होगी, इम्पोर्टेंस, क्रोनोलॉजी, कम्प्लेक्सिटी, कैजुअलिटी। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।